हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष की कक्षा में काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने रस निष्पत्ति पढ़ लिया था, अलंकार पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम शब्द शक्ति पढ़ रहे थे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के अर्थ और शब्द शक्ति के भेदों को लिखाया था। हम आगे बढ़ेंगे, शब्द शक्ति के भेद सहित उसका विवेचन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटे से रिकैप से जो हमने पढ़ा था उसे हम देख लेते हैं। तो शब्द शक्ति, हम बात कर रहे थे शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति की परिभाषा के अंतर्गत जिस शक्ति या व्यापार द्वारा व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखा आपने, जिस शक्ति यानी कि ऐसी शक्ति जिसके अर्थ का व्यापार इसे बोला है क्योंकि लेन देन होता है व्यापार में, और भाषा में भी हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो उसमें किसी अर्थ के कारण हम कोई बात करते हैं, तो जहाँ अर्थ का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये तो थी शब्द शक्ति की परिभाषा। इसमें मैंने शब्द के आपको अर्थ बताए थे। अर्थ के आधार पर हमने 3 भेद किए थे, 3 प्रकार हमने बताए थे। पहला वाचक अर्थात वाच्यार्थ, दूसरा लक्षण अर्थात लक्ष्यार्थ, तीसरा व्यंजक अर्थात व्यंग्यार्थ। ये 3 अर्थ हमने देखे थे। वाच्यार्थ यानी जैसा बोला जाए, वही समझा जाए। जैसा कहा जाता है, जैसा बोलते हैं वैसा ही समझते हैं, तो वो क्या हो गया, वाच्यार्थ हो गया। लक्ष्यार्थ अर्थात लक्ष्य करके किसी गुण की ओर संकेत होता है। ठीक है, जैसा कि वह लड़का शेर है, शेर कहने से हमने शेर के वीरोचित गुणों का होना बताया है। व्यंग्यार्थ का अर्थ यानी व्यंग्य रूप में कोई तीसरी बात, कोई तीसरा अर्थ लिया जाए। जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि संध्या का समय हो गया अर्थात सब अपने अपने व्यंग्य रूप में अलग अर्थ देंगे। जैसे कि संध्या का समय हो गया तो पूजा का समय हो गया, या फिर घर लौटने का समय हो गया, या भोजन का समय हो गया। तो इस तरह से हमने ये 3 अर्थ देखे थे। तो ये तो थी आपके, हमने जो कल देखा उसके पिछली कक्षा का। अब हम बात करते हैं कि शब्द शक्ति के जो मैंने आपको भेद लिखाए थे उनको वापस एक बार देख लें। मैंने भेद के लिए आपको एक टेबल दिखाई थी। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, तीसरी है व्यंजना। अभिधा के 2 प्रकार हैं शब्दों को समझने के लिए। अगर कहें 3 तरह के शब्द होते हैं। एक है शब्द कैसे होते हैं, एक तो रूढ़, एक यौगिक, एक योग रूप। ये अभिधा में शब्द के प्रकार होते हैं।
लक्षणा में भी मैंने आपको बताया था, हमने पहले पढ़ा था रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उसके बाद रूढ़ी के भी मैंने आपको दो भेद बताए थे। आपको रूढ़ी लक्षणा में बताया था गौड़ी और साध्वासाम। प्रयोजनवती में दो बताए थे, लक्षण लक्षणा प्रयोजनवती के अंदर लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। व्यंजना में मैंने आपको दो बताए थे, एक था आर्थी व्यंजना और दूसरा शाब्दी व्यंजना। ये मैंने आपको कल भेदों के सहित लिखाए थे, जिसके अंतर्गत हम आज इनकी भेद सहित आगे देखेंगे, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। रूढ़ी हो गया, सॉरी, ये प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद जो आपको बताए थे, उसमें है दो भेद, एक गौणी और एक है शुद्धा। शुद्धा के ये दो भेद हैं। ये हमने कल देखा था। अब हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक को पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति में हम, अभिधा किसे कहते हैं? वही जहां वाच्यार्थ, जहां अर्थ में वाच्यार्थ प्रमुख होता है, वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ जैसा कहा जाता है वैसा ही समझा जाता है, वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसके तीनों अर्थों को देखने से पहले हम एक बार अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देख लीजिए। इसी के अनुसार शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि जो वाच्यार्थ का बोध कराती है, जैसा बोला जाता है वैसा ही समझ में आए, वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब हम बात करें इसके रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ को देख लेते हैं एक बार। बात करते हैं रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ये शब्दों के प्रकार हैं। रूढ़ का मतलब होता है जो चली आ रही है, जो पहले से चली आती है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? परंपरा में वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं। देखिए इसकी परिभाषा, वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती, वह और अगर होती है तो उसका अर्थ
व्युत्पत्ति से संबंध नहीं होता। कैसे? उदाहरण से समझेंगे हम। वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है किसी एक शब्द से सार्थक अर्थों में जिसके टुकड़े कर सके और सार्थक अर्थ निकलते हो, वहां पे व्युत्पत्ति होती है। लेकिन रूढ़ी शब्द वो है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, और अगर होती है तो उसका व्युत्पत्ति से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब व्युत्पत्ति से संबंधित हम बात करें तो देखिए, जैसे कि बात है जहाँ व्युत्पत्ति होगी वहाँ पे संधि होगी या समास होगा, जो कि यौगिक में होगा। अगर रूढ़ शब्द देखिए, रूढ़ शब्द के उदाहरण देखिए। रोटी, रोटी हमने नाम रख दिया, यानी कि गोल गोल गेहूं से बनी हुई जो होती है उसको हम रोटी कहते हैं, जिसे खाने से भूख शांत होती है। हमने रख दिया है चार पायों की क्या है, टेबल है। इसे हमने क्या कहा है, कलम कह दिया। ठीक है, हमने एक गिलास कह दिया, कटोरी कह दिया, थाली कह दिया, कुर्सी बना कह दिया, मेज बोल दिया, दीवार कह दिया, है ना। ये हमने क्या दिए, नाम दे दिए, और ये नाम इनके लिए क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए। इनके अगर हम टुकड़े करें तो हम इनके क्या करते हैं, सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम इनके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते, ये इनकी व्युत्पत्ति नहीं हुई है, इन्हें बस हमने नाम दे दिया। जैसे कि हमने कई चीज़ों के नाम दे दिए। हमने गाय का नाम गाय रख दिया, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, है ना, तोता, हमने इनके नाम रख दिए। इनके कोई सार्थक टुकड़े नहीं होते। जैसे अगर आगे आपको जब यौगिक बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर रूढ़ शब्द के उदाहरण देखिए, जैसे कि रोटी, घोड़ा, घड़ा, तोता आदि। तो ये तो हो गए रूढ़ शब्द। आप चाहें तो अभी तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम जो आपको यौगिक शब्द आपको मैं आगे बताऊंगी। यौगिक शब्द के अंतर्गत हम बात करते हैं, तब आपको रूढ़ शब्द अच्छे से समझ आ जाएगा। अब है यौगिक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यौगिक का मतलब होता है जहां पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है। यौगिक का मतलब है जहां पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है। यानी कि जिस शब्द की व्युत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और कोई यानी कि पृथक करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त होता। कैसे? अब व्युत्पत्ति होती है, यानी कि दो शब्दों से मिल करके एक नया शब्द बनता है, वहां पे क्या होता है, यौगिक होता है। यौगिक शब्द कौन कौन से हुए, मैंने आपको बोला। एक तो जहां पे संधि होगी और दूसरा जहां पे समास होगा। ये दोनों ही क्या करते हैं, व्युत्पत्ति जन्य शब्द होते हैं। दो सार्थक टुकड़े होते हैं, वहीं पे संधि होती है। संधि का मतलब होता है दो शब्द जुड़ते हैं। समास में भी दो शब्द, दो वर्ण जुड़ते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई सार्थक, दोनों में से किसी एक का सार्थक अर्थ जरूर होता है। जैसे बात करें जलज। जलज एक शब्द है, यौगिक शब्द है। इसके टुकड़े करते हैं जल, धन, जल। जल, धन, जल है, तो यहाँ पे जल का मतलब तो हो गया पानी, और ज का मतलब हो गया जन्म लेना। जल में जन्म लेने वाला क्या हो गया, कमल। यानी कि कमल के फूल की बात की जाए। लेकिन अब ये तो कमल, जरूरी नहीं है कि ये कमल ही,
जलज, जल में तो मछली भी जन्म लेती है, सिंगाड़ा भी होता है, लेकिन कमल ही क्यों कहते हैं? फिलहाल तो हम यही बात करते हैं, हम योग रूढ़ में जाएंगे इसके अर्थ में। तो जहाँ पे योग रूढ़ हो, जैसे कि आप इसको भी छोड़िए, ये हम उसमें देखेंगे योग रूढ़ में हम बात करें। एक है रसोई, समासिक शब्द रसोई, और दूसरा घर, रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, किचन जिसे कहते हैं, जहाँ खाना बनाने का कमरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। ये किससे जुड़ के बना है? एक रसोई और दूसरा घर, इन दो से जुड़ के मिलके एक नया घर बन गया, है ना। एक देखिए शब्द घोड़ा प्लस गाड़ी, यानी कि एक घोड़ा और एक गाड़ी दोनों मिलके क्या बन गए? घोड़ा गाड़ी, घोड़े से चलने वाली गाड़ी। तो एक नए अर्थ में आ गया है ना। जैसे कि आप जल घर, जल और घर दो से जुड़ के बन गया, प्याऊ जिसे हम कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप देखिए डबल रोटी, जो डबल रोटी, इन 200, ये दूसरी भाषा का है लेकिन हमारी भाषा में शामिल हो गया है डबल रोटी, यानी कि हम ब्रेड को डबल रोटी कहते हैं। तो ये नए शब्द बन गए। रोटी अपने आप में अलग अलग है, इन सबके अलग अलग। गाड़ी यानी कि जो गाड़ी का अलग अर्थ है, घोड़े का अलग है, दोनों मिलके घोड़ा गाड़ी आता है। रसोई अलग है, घर अलग है, दोनों मिलके एक नया शब्द बन गया। तो यौगिक कहाँ कहेंगे? जहाँ व्युत्पत्ति के, जहाँ उनकी व्युत्पत्ति होती है और अर्थ अलग अलग प्राप्त होता है, वहाँ क्या होती है? यौगिक होता है। आगे बढ़ेंगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जो अभिधा के तीसरा भेद है, यानी कि शब्द का प्रकार, यानी कि योग रूढ़ शब्द की ओर आगे बढ़ेंगे। अब योग रूढ़ आपने देखा, आपने रूढ़ शब्द को समझा, आपने यौगिक शब्द को समझा। अब इन दोनों को ही मिला के योग रूढ़ बनेंगे। योग रूढ़, अब योग रूढ़ क्या है? यानी कि जो योग से बने भी हैं और रूढ़ हो गए, अपने नाम में प्रचलित हो गए, यानी कि वे व्युत्पत्ति जन्य शब्द जो अपने नए अर्थ में रूढ़ हो गए, यानी कि प्रचलित हो गए। प्रचलित हो गए वे व्युत्पत्ति जन्य। व्युत्पत्ति से जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया था, जलज, यानी कि जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। अब व्युत्पत्ति से जन्य है ही। अब मैंने आपको बोला था कि जल में जो जन्म लेता है वो तो क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ कमल के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया, कमल के रूप में ही इसे जाना जाता है। लेकिन जल के अंदर तो मछली भी होती है, जल में ही जन्म लेती है मछली, सिंगाड़ा भी होता है। ऐसे ही देखिए, अगर हम कहें पंकज, पंकज यानी कि पंक धन जल, यानी कि पंक का मतलब कीचड़, कीचड़ होता है, उसमें जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में तो सिंघाड़ा भी जन्म लेता है और कमल भी खिलता है, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया है। जलज कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया, यानी उसी के लिए प्रचलित माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? व्युत्पत्ति जन्य है, यौगिक है, लेकिन रूढ़ी हो गया है, यानी कि योग रूढ़ हो गया है। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत ये तीनों आते हैं और मैंने आपको ये तीनों भी बता
दिए वे युक्त शक्तिजन्य शब्द जो नए अर्थ में रूढ़ हो गए हैं या फिर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की ओर। कई सारे उदाहरण हैं, आप कई उदाहरणों से इसे समझ सकते हैं। आपको अगर कहें वाच्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति आपको मैंने बताया था कि जहां मुख्यार्थ का बोध ना हो, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध ना हो, उसके गुणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ निकले, वहां पे क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा आने से जब गुण क्रिया के आधार पर नए अर्थ का बोध होता है, वहां क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। मतलब जहां वाच्यार्थ जैसा बोला जा रहा है, मुख्यार्थ जैसा बताया जा रहा है, वैसा अर्थ ना समझकर उसमें बाधा आ गई है, मुख्य अर्थ में बाधा आ गई है। अगर कहें वह लड़का सिंह है, तो हमारे सिंह का क्या मतलब होता है? जानवर है, जंगली जानवर है। लेकिन हम यहाँ पे जंगली जानवर नहीं कह रहे हैं, हम मुख्यार्थ वाच्यार्थ की बात नहीं कर रहे, हम इसके गुण की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा गुण निहित है? वीरता का, वीरता का और पराक्रम का भाव निहित है। तो इस लड़के में क्या गुण है? वीरता का गुण है। तो हम क्या कह रहे हैं? ये लड़का बहुत बहादुर है। तो हमने इसकी वीरता के गुण का जो बात की, तो यहाँ पे क्या हो गया? वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में क्या हो गई? बाधा आ गई। लड़का कोई जंगली जानवर तो हो नहीं सकता, लेकिन उसमें गुण है किसका? वीरता का गुण है। अगर हम कहें वह लड़की गाय है, तो गाय भी हम एक जानवर की बात नहीं कर रहे। गाय का गुण क्या है? भोला होना, भोला होना गाय का गुण है। तो लड़की बहुत ही भोली है, बहुत ही सीधी सादी है। तो यहाँ पे ये गुण हो गया। तो अगर इस तरह से हम लक्षणार्थ कह सकते हैं। इसके और अभी लक्षण में भी कई भेदाभेद सहित मैंने आपको इसके भेद लिखा है। इसके कई उदाहरण में उन भेदों के आधार पर, भेदों में आप डिटेल में ना जा करके एक एक छोटा छोटा आपको उदाहरण में मैं बताती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए जो मुख्य है, पहले मुख्य चीजों को देख लीजिए। एक मैंने आपको बताया था कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके दो भेद मुख्य बताए थे। रूढ़ी, रूढ़ी में आप ये जान लीजिए जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं वो सभी किसमें आते हैं? रूढ़ी लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब जितने भी मुहावरे हैं, अगर आप कहें कि अंधों में काना राजा या अंधे की लाठी, तो इस तरह से आपने अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं? इस तरह से ये कह सकते हैं कि वो एक माँ का इकलौता पुत्र है।
तो देखिए रूढ़ी और मुहावरे के अंतर्गत जो लक्षणा शब्द शक्ति में जितने भी मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि अगर हम कहें यौवन के दिन 4, अर्थात जो यौवन है वो 4 दिनों का होता है। ऐसा तो नहीं है 4 दिन, मतलब एक समय सीमा उसकी कम है, यानी कि जिंदगी में एक छोटा सा भाग है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक और देखिए, आइए गांधी जी, अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति है और अपनी बात पर सत्य का साथ देता है तो लोग उसको व्यंग्य रूप में क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं। तो गांधी कहना क्या हो गया, किसी रूढ़ी परंपरा के अंतर्गत हो गया। रूढ़ है गांधी जी किसके लिए, उनके स्वभाव सत्यवादिता के कारण और सीधे साधे वेशभूषा के कारण गांधी जी उसके लिए क्या हो गए, रूढ़ हो रखे हैं। ठीक है। अब अगर हम कहें कि कहाँ रहते हो, कि मैं महात्मा गांधी रोड पर रहता हूँ, तो रोड पर तो कोई रहता नहीं है, रोड के किनारे जो घर है वहाँ रहते हैं। लेकिन रूढ़ हो गया, हम सभी ये बोलते हैं उस रोड पर रहते हैं, उस बाजार में रहते हैं, बाजार में नहीं रहते, हम उस रोड पर रहते हैं। अगर हम कहें कि गंगा किनारे रहता हूँ, गंगा नदी पर मेरा घर है। अब नदी के ऊपर तो घर किसी का होता नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा कहते हैं। नदी के किनारे घर होता है, लेकिन हमारे लिए ये रूढ़ हो गया, ऐसी बात हम करने लग जाते हैं। तो रूढ़ी लक्षणा यहाँ पर देखिए। इसके बाद अगर बात करें प्रयोजनवती लक्षणा में, मैंने आपको बताया था प्रयोजनवती के अंतर्गत, प्रयोजन यानी किसी प्रयोजन के कारण, किसी वजह के से आप कोई बात कर रहे हैं। तो प्रयोजनवती में आपको 4 भेद थे। एक तो था गौणी और एक था शुद्धा। शुद्धा के अंतर्गत सारोपा और साध्वावसान। शुद्धा में लक्षणा और उपादान लक्षण। वैसे लक्षणा शब्द शक्ति को इन 2 के अंतर्गत ही समझा जाता है, ये 2 ही मेंशन किए जाते हैं। इसके अलावा इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको इन शॉर्ट मैंने बताया है। अब गौणी लक्षणा में जहाँ सारोपा, जहाँ रूपक अलंकार का उदाहरण देख लीजिए, जहाँ रूपक अलंकार होगा वहाँ पे क्या होगी, सारोपा लक्षणा होगी। जैसे ये देखिए, वह पुरुष सिंह है। अब सारोपा यानी कि रूपक में क्या होता है, हम अभेद आरोप करते हैं, उसको उपमेय को ही उपमान बना देते हैं। तो हमने पुरुष को ही सिंह बना दिया है। हमने क्या करा है, उसके जैसा नहीं कहा, हमने तुलना नहीं की, हमने उपमा नहीं दी, हमने पुरुष को ही अभेद आरोप करके सिंह बना दिया है। इसीलिए यहाँ पे रूपक है, इसीलिए यहाँ सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। तो पुरुष ही सिंह है उसके गुणों के आधार पर। ठीक है। अब साध्वावसान में जहाँ उपमेय का जिक्र ही ना हो, सीधा उपमान बता दिया जाए, यानी उपमान का ही वर्णन हो। तो देखिए, अगर कहें, या देखिए, अब मेरा शेर अखाड़े में उतरेगा। अब मेरा शेर अखाड़े में उतरेगा, अर्थात अब यहाँ पे किसी पहलवान का नाम नहीं लिया, अपने बच्चे का नाम, बालक का, शिष्य का कुछ नाम नहीं आया है, सीधे कहा जा रहा है अखाड़े में कौन उतरेगा, अब मेरा शेर उतरेगा। तो ये क्या है, शेर उपमान है, उपमान है, सीधे उपमान का ही वर्णन किया जा रहा है, उपमेय का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे साध्वावसान हो जाता है। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लक्षणा, वो देखेंगे हम।
लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षण। लक्षण लक्षणा यानी कि जिसमें कोई एक गुण निहित होता है, किसी एक गुण और क्रिया के आधार पर उसके लक्षण का बोध होता है, वहाँ लक्षण लक्षणा क्या होती है, शब्द शक्ति होती है। अब लक्षण लक्षणा में मैंने आपको बताया था कोई एक गुण निहित होगा, कैसे देखेंगे हम। जैसे अगर कहें पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब पेट में तो सच में कोई चूहे कूदते नहीं है, लेकिन पेट में जब भूख लगती है तो पेट विचलित सा होने लगता है, हमें ऐसा लगता है, तब हम इस तरह की बात करते हैं, यानी कि कुछ जंप करता हुआ हमें महसूस होता है, चूहे की जैसे हमारा पेट परेशान होता है, तो एक गुण निहित है, इसीलिए यहाँ लक्षण लक्षणा होगा। देखिए अब इसके साथ ही देखिए लक्षण लक्षणा में मेरा मित्र गधा है, मेरा मित्र गधा है, यानी कि गधे का गुण कौन सा है, बेवकूफी का। मेरा मित्र गधा है यानी बेवकूफ है, तो यहाँ पे गुण के आधार पर बताया जा रहा है, कोई क्रिया या गुण के आधार पर हम बात करते हैं। तो अब ये देखिए अगर कहें दोनों घरों में अनबन है, अनबन दोनों घरों में अनबन नहीं होती है, घर में रहने वालों के बीच में अनबन होती है, यानी कि कोई ना कोई एक गुण उसमें निहित है। तो घरों के अंदर अनबन नहीं होती, घरों में रहने वालों के अंदर अनबन होती है। और अगर कहें राजस्थान वीर है, अब राजस्थान तो एक जमीन का टुकड़ा है ना, एक राज्य है, लेकिन वीर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, वीरता का गुण राजस्थानी वासियों के अंदर होता है। तो हमारे यहाँ की वीरता की प्रचलित है कई गाथाएं, तो इसीलिए राजस्थान को पूरा लक्षण के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, वहाँ के लोगों के गुणों के आधार पर उसे वीर कह दिया जाता है। तो ये तो था लक्षण लक्षणा। अब बात करते हैं हम उपादान लक्षणा की। आप चाहें तो इसका इन उदाहरणों को लिखते जाए, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद हम देखेंगे उपादान लक्षणा को। उपादान लक्षणा का देखिए, उपादान यानी कि कोई अंग साथ होगा, किसी एक अंग के साथ में उसका वर्णन होगा। जैसे अगर बात करें उपादान लक्षणा में, नोन तेल का भाव पता चलना। अब नोन यानी कि क्या होता है, नमक, नमक और तेल का भाव पता चलना। रसोई में क्या नमक और तेल ही काम आते थे? उसके अलावा घर गृहस्थी में बहुत सारी चीजें होती है जो प्रयोग की जाती है, लेकिन जब अलग घर बसाने की कोई बात करते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हाँ अलग घर बसा के देख लो, आपको नोन तेल का भाव पता चल जाएगा, यानी कि खर्चा कितना होता है ये पता चल जाएगा, यानी कि आपको जीवन की असलियत का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक अंग यानी कि उसके अंग सहित होते हैं, उसके बाकी अंगों की ओर फिर यानी संपूर्ण अर्थ की ओर बोध बताया जाता है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था हाथ पैर बचाते हुए कार्य करो। कार्य करो, हाथ पैर बचाते हुए कार्य करो। अब कोई बताया मैंने, खेत पर जो काम होते हैं, मशीनें होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, कई एक्सीडेंट्स उसके दौरान हो जाते हैं मशीनों पे काम करते समय, तो ऐसा कहते हैं हाथ पैर बचाते हुए कार्य करो। ऐसा तो नहीं है कि हाथ और पैर को ही बचाएं, बाकी शरीर का अंग मशीन में दे दें, नहीं, हम अपने पूरे शरीर की सुरक्षा करते हुए हमें काम करना चाहिए। तो सिर्फ 2 अंगों का नाम लिया है, लेकिन बात पूरे शरीर के बचाव की हो रही है। तो यहाँ पे 2 अंग निहित है। एक और उदाहरण देखिए, 2 बंदूकों ने
सारा गांव लूट लिया। अब दो बंदूकों ने तो सारा गांव नहीं लूटा, कहने का अर्थ है कि दो बंदूकधारियों ने, बंदूक भी उसके अंगी है ना, दो बंदूकधारियों ने पूरे गांव को लूट लिया। तो यानी कि दो लुटेरे थे जिनके पास हथियार थे, है ना। कुछ लोग होंगे, कम मात्रा में लोग हैं लेकिन हथियार है उनके कारण, तो हथियारों के भय से उन्होंने पूरे गांव को लूट लिया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उपादान में क्या होगा, कोई एक अंग, कोई अंग निहित होगा और उसके साथ ही संपूर्ण अर्थ का बोध कराया जाएगा। तो ये था उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का अर्थ। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। हमने इस कक्षा में अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति को जाना। अब हमारे पास जो बची है वो है व्यंजना शब्द शक्ति, जिसे हम अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैंने आपको शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना बताया था। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।